हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली की, जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 21 है। 20 लेक्चर हैं टोटल। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्ले स्टोर पर आपका एप्लीकेशन भी आ गया है, आप लोगों की बहुत क्वेरी रहती थी कि ये कब आएगा, तो ये जीएस बाय दिवाकर सर करके ऐप आपका प्ले स्टोर पे है। आप यही कीवर्ड डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिए। मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करके यहाँ पे जो टोटल वीडियोज़ हैं 20 वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसका जो एनसीईआरटी का है। इसके अलावा देखिए हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर दिया, फ्री मटेरियल है ये सब। यहाँ पे आप जाएंगे, एक स्टडी मटेरियल का डैशबोर्ड दिखेगा, एक आपका दिखेगा वीडियोज़ का भी। देखिए इस पर पेड कोर्सेज जनरेट नहीं किया गया है। यहाँ पे आपका पूरा फ्री कंटेंट है पीडीएफ में, जिसका आपका 60 नोट्स है एनसीईआरटी का, जो आपका केवीएस पीजीटी, नवोदय विद्यालय या यूपी पीजीटी, नेट जेआरएफ, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए यूजफुल है। सेट का भी एग्ज़ाम। तो वीडियोज़ में देखिए आपका यहाँ पे अलग अलग सेक्शन हमने बना दिया फोल्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत होगा, फिर उसके बाद यूजीसी नेट का साल्व है, केवीएस एनबीएस पीजीटी का जो है प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है, और जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट हो गए होंगे, इसमें वायुदाब या मौसम प्रणालियाँ हमको पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है यहाँ पे? वायुदाब या मौसम प्रणालियाँ। तो यहाँ पे इसके पहले जो चैप्टर नंबर 9 था वही यहाँ पे लिखा गया है कि उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, तापमान के बारे में देखा था, हीट बजट को आपने देखा था। और इस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हमने उसमें बात किया था। यहाँ पर देखिए दिया है कि वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर क्या होती है, सिकुड़ती है। इससे वायुमंडलीय दाब में क्या आती है, भिन्नता आती है। तो वायु गर्म होने पे क्या होती है, फैलती है, और ठंडे होने पे सिकुड़ती है। तो इसका कारण क्या होता है, जैसे आप जो आवाज़ें होती हैं, जैसे ट्रेन आपका मान लीजिए घर यहाँ पे है और 5 किलोमीटर दूर आपका रेलवे स्टेशन है। ठीक, और यहाँ से ट्रेन जाती है। आप कहते हैं कि यार ठंडी में आवाज़ें बहुत स्पष्ट सुनाई देती हैं, लेकिन गर्मी में ये वॉइस उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होती। तो बात यही होती है, क्योंकि उसमें शोरगुल भी हो जाता है, और इसके अलावा जो वायु गर्म होने पे क्या होती है, फैल जाती है। ठीक, तो ये आपका अवरोधक का काम करती है ध्वनि का। इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है, क्योंकि जब ठंडी और सिकुड़ेगी यानी कि फैलेगी और सिकुड़ेगी, तो इससे वायुमंडलीय दाब में जो प्रेशर पड़ता है उसमें प्रभाव होगा। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि आपसे पूछा भी जाता है कि जो वायु है यानी कि एयर है वो कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगी, तो हाई प्रेशर से लो की ओर। ठीक, न्यून दाब यानी कि लो प्रेशर, और आपका देखिए अधिक दाब यानी कि हाई प्रेशर। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। पवन की परिभाषा देखिए क्या है कि क्षैतिज गतिमान वायु को ही पवन कहा जाता है। तो आपका देखिए एक लाइन में प्रश्न है ये कि पूछा जाए पवन क्या होती है, विंड क्या होती है। तो एयर और विंड में डिफरेंस होते हैं। ठीक, एयर और विंड। विंड यानी कि आपका पवन। पवन क्या होती है, जब क्षैतिज वायु गतिमान हो तो पवन हो जाती है। ठीक, और वायु तो आपका ऊर्ध्वाधर क्षैतिज हर रूप में गतिमान है। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब नीचे बैठेगी। ठीक है, तो ये भी आपका इससे निर्धारित होता है, क्योंकि गर्म और ठंडा जब होगा तो उससे उसका प्रभाव रहेगा, आगे आपको देखने को मिलेगा। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे क्या होता है, पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। तो इसके पहले टेम्परेचर के भी बारे में भी हमने बात किया था, जो शॉर्ट टेरेस्ट्रियल वेव है और लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव दोनों की। ठीक है, जो दीर्घ पार्थिवीकरण है ये भी क्या करता है, पृथ्वी के तापमान को संतुलित करता है। और वायु पवनें भी क्या करती हैं, पृथ्वी पर तापमान और आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे इसके टेम्परेचर को बनाए रखती हैं। ऊपर उठती वायु आर्द्र वायु का तापमान कम हो जाता है। ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम हो जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ठीक, तो यहाँ पे इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि ऊपर उठती वायु, कौन वायु ऊपर उठेगी, जो हल्की होगी। हल्की कौन होगी, जो गर्म होगी, और जो भारी होगी वो नीचे बैठेगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो हल्की वायु है जब ऊपर उठेगी तो ऊपर उठेगी क्या होगी, ये आपका नमी धारण किए ही रहती है। ठीक,
तो जब यहाँ पे आएगी संघनन होगा, संघनन के बाद बादल बनेंगे, बादल के बाद वर्षा होगी। तो इस अध्याय में वायुमंडलीय भिन्नता के कारणों, उनके परिसंचरण संबंधी जो बल है, विक्षोभों की बात करेंगे, वायुराशियों का बनना, मिश्रण से यानी वायुराशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी जो विक्षोभ हैं, और चक्रवात। ठीक, इन सारी चीज़ों की बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायुमंडलीय दाब। तो हमारा शरीर भी वायुदाब से प्रभावित होता है, ये आप जानते हैं। तो यदि आपको एग्जाम्पल समझना है, जब आप बाहर जाते हैं, जैसे बाइक से आप गए हैं, ठीक, तो बाइक से आप जाते हैं तो क्या होता है, एयर का प्रेशर लगता है जब बाइक चलती है। तो इसीलिए आप जानते हैं कि जैसे 30 किलोमीटर आप बाइक चला रहे हैं, 50 किलोमीटर चला रहे हैं, तो आपको एक थकान सी महसूस होती है। तो कारण यही होता है कि इसका जो हवा का प्रेशर होता है वो आपकी बॉडी पे पड़ता है, शरीर पे पड़ता है। तो इस वजह से आपको थकान महसूस होती है, जबकि आप सोचते हैं कि यार हमने किया क्या, बस बैठे, चले और चले आए। आगे जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, वायु क्या होती है, विरल होती जाती है और सांस लेने में आपको कठिनाई होती है। इसीलिए जो पहाड़ों पे जो चढ़ाई करते हैं लोग, वो अपने साथ क्या करते हैं, सिलेंडर ले जाते हैं जिसमें गैस होती है ऑक्सीजन का। ठीक, तो जैसे ऊपर जाएंगे तो हवा का जो है दबाव भी कम होगा और हवा विरल हो जाती है। माध्य समुद्र तल से वायुमंडल के अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। परिभाषा ध्यान रखिएगा। आगे है, वायुदाब को मापने की इकाई जो है मिलीबार है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो है कितना होता है, 1013 है। ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। 2022-23 की एनसीईआरटी है। इसका पीडीएफ भी आपको ऐप पे ही मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा यदि अभी डाउनलोड नहीं किए हैं, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम जो क्लासेज यहाँ पे आपका इजीली मिल जाता है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइव चलाएंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी के कारण वायुदाब जो है अधिक होता है। तो कह रहा है कि धरातल के निकट जो है वायुदाब अधिक होता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो धरातल के निकट वायु की सघनतम परत पाई जाती है और इस वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है। वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापे, जिसे कहते हैं मरकरी बैरोमीटर अथवा निर्द्रव बैरोमीटर, जिसे कहते हैं एंड्रॉयड बैरोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, वायुदाब मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, हिंदी में दे देगा पारद तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बैरोमीटर तो नॉर्मली समझते हैं। आगे देखिए, इन उपकरणों के विषय में जानने के लिए आपको प्रयोगात्मक एनसीईआरटी देखना होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। यदि आपको देखना है तो आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। वायुदाब ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता था, घटता जाता था। वायुदाब भी क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो यदि हाइट की बात करें तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको आप कह सकते हैं ये इन्वर्सली किसके है, हाइट के। जैसे आप हाइट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा ऊंचाई पे और प्रेशर भी कम हो जाएगा। ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यह विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है, अर्थात पवनें उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलती हैं। ये हो चुका है। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता कैसी होती है, तो वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ क्या होता है, तीव्रता से घटता है। ये ध्यान रखिएगा। तापमान भी आपका घटता है और वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। यह ह्रास दर जो प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार की होती है, जबकि टेम्परेचर कितना था, 165 पे आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग घटता है। ये आप ध्यान रखिएगा। एक औसत है ये कि 10 मीटर ऊंचा आप जाएंगे तो 1 मिलीबार जो है वायुदाब कम हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा दिया गया, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। समुद्र तल पे आपका वायुदाब कितना होता है, 1013 होता है और यहाँ पे टेम्परेचर 15.2 होता है। यही 1 किलोमीटर जो है
ऊंचाई पे आप जाएंगे तो ये आपका 898 हो जाता है और टेम्परेचर यहाँ पे 8.7 होता है। 5 किलोमीटर ऊंचाई पे 540 हो जाता है मिलीबार, टेम्परेचर -17 हो जाता है। 10 किलोमीटर ऊंचाई पे आपका 265 मिलीबार और ये आपका -49 हो जाता है टेम्परेचर। तो ये आप देखिए कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जैसे जैसे यहाँ पे ऊंचाई बढ़ी है, टेम्परेचर क्या हुआ है, नीचे आया है, प्रेशर भी क्या हुआ है, नीचे आया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊंचाई बढ़ने पे टेम्परेचर और प्रेशर आपका कम होता है। वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान को प्रस्तुत करती, तो ये जो आपका दिया गया है ये सब औसत में दिया गया है। आगे देखिए, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता और क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। ये आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है कि ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं। तो जो ऊपर उठने वाली पवनें वो अधिक शक्तिशाली क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि नीचे आपका जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी उनको अपनी तरफ खींच रहा है, इसीलिए ऊपर उठ जो वायु होती है वो अधिक शक्तिशाली नहीं होती। अब देखिए वायुदाब का क्षैतिज वितरण प्रवणता तो आपने समझ लिया है कि ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता जो है ये क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण की बात करें तो पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। क्या करती हैं? वायुदाब के क्षैतिज वितरण का यहाँ पे अध्ययन की बात की गई है कि समान अंतराल पर खींची गई वायुदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। दाब पर तो समदाब रेखाएं क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। समताप उसमें आपने देखा था, इसमें समदाब है, एक समान वायुदाब, ठीक। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है और समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए बस आप पढ़ते चलिए, उसमें कहाँ कहाँ चीज़ें हैं वो फोकस हम करते चलें। चलिए फिगर 10 है, आगे नीचे फिगर दिया है उसको देख लेंगे। विभिन्न वायुदाब परिस्थितियों की दिखाया गया। निम्न वायुदाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है और जिसके केंद्र में यहाँ पे आपका दिए, जिसके केंद्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। और उच्च दाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती है जिसके केंद्र में क्या होता है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे आपका लो प्रेशर। तो यहाँ पे आप देखिए ये फिगर है, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे कहा है कि ये देखिए आपका यहाँ पे 1016 मिलीबार, यहाँ भी 1016 मिलीबार, तो इसको मिलाते हुए यहाँ भी कोई होगा, ठीक है। तो ये समदाब रेखाएं खींची जाती। प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपको इस तरह से रेखाएं खींचनी होंगी, ठीक। तो ये रेखाएं देखिए समान दाब, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1016 है, यहाँ भी है, तो इसको मिलाते हुए ये रेखाएं होंगी। ऐसा नहीं कि ये सीधे आप खींच देंगे, यदि इसके बीच में और कोई है तो उसके लिए ये आपका ये प्रॉपर हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था कि ये निम्न दाब जो प्रणाली होती है, यानी लोअर जो लो प्रेशर बेल्ट होता है, इसके चारों ओर जो है समदाब रेखाएं चारों ओर से घिरे रहती हैं। यही यहाँ पे कह रहा है कि निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है और जिसके केंद्र में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, यानी निम्न दाब होता है। यही ये क्या कह रहा है कि उच्च दाब प्रणाली जो हाई प्रेशर वाली बेल्ट है उसमें क्या होता है, इसमें एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं जिनके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। इसमें ये नहीं कहा कि चारों ओर से सब इसको घेरे रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिगर हमने पहले भी मेंशन कर दिया है, फिर से एक बार देख लीजिए। ये आपका क्या है, निम्न वायुदाब, यहाँ पे भी निम्न वायुदाब है। ये आपका देखिए उच्च वायुदाब है, यहाँ पे ये हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ भी हाई प्रेशर बेल्ट। तो हाई प्रेशर बेल्ट कैसे डिफाइन हुआ, यहाँ पे देखिए 1018 1016 ये है,
ठीक। तो 1018 यहाँ पे भी मिलीबार है, तो ये देखिए यहाँ से आपका समदाब रेखा यहाँ लाई गई है। अब यहाँ पे क्या है, ये इधर आपका चारों तरफ यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो ये 1020 मिलीबार है, तो ये इसको यहाँ पे दिखाया गया। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हाई प्रेशर बेल्ट होता है या हाई प्रेशर जहाँ पे होता है उच्च दाब, तो यहाँ ज़रूरी नहीं चारों ओर से घेरे ही रहे, लेकिन हाँ यहाँ पे भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होंगी। लेकिन जो लो प्रेशर होगा ये चारों तरफ से आपका क्या होगा, समदाब रेखाओं से घिरा होगा। ठीक है। समदाब रेखाओं का जो विश्व वितरण है उसको यहाँ पे देखिए, जनवरी और जुलाई की बात यहाँ पे कर रहा है। फिगर 10.2 और 10.3, तो ये आपका 10.2 है पहला वाला, और ये है जनवरी में। ठीक है, समदाब रेखाओं को दिखाया गया, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। और मानसून का जो पूरा है मैकेनिज़्म आप कह सकते हैं, क्रियाविधि, वो इन्हीं हवाओं पे डिपेंड रहेगी, और यही लगभग चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, जनवरी, आई थिंक ये जनवरी का है। ठीक है, तो जनवरी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए शो कर दे रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी की। तो जनवरी में देखिए जो ये आपका क्या है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी कि इसी को बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ऊपर से यहाँ पे आपका हवाएं देखी, यहाँ से भी। ठीक, तो ये क्या होता है, अभिसरण वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे हवाएं टकराती हैं या उतरते हुए प्रतीत होती हैं। अब सारी क्या होता है, उसमें फैलाव होता है, अभिसरण का मतलब संकुचन होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप समझिएगा ये। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अलग अलग जो बेल्ट है, जैसे यहाँ पे आपका 1020 है मिलीबार। ठीक, तो इसके ऊपर देखिए जैसे आप जा रहे हैं, हवाओं की दिशा ये है, तो आपने शुरुआत में ये पढ़ा होगा ट्रेड विंड्स। ठीक, यहाँ पे आपका व्यापारिक पवनें चलती हैं, इनकी दिशा ऐसे होती है, वेस्टर्लीज की दिशा इधर होती है। ठीक, फिर आपका यहाँ पे ध्रुवी पवनें आ जाती हैं, तो इसकी दिशा ऐसी होती है। तो ये आपका पछुआ पवन होता है जो 30 के ऊपर, आपका 60 के आसपास। ये आपका जो है 0 से 30 जो होती है, ये कौन सी होती है, ट्रेड विंड्स होती है। ठीक, और यही आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, इनकी दिशा इस तरह से हो जाएगी। ठीक, तो ये दिशाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। इसी दिशाओं पे जब आप महासागरीय धाराओं को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि जो महासागरीय धाराएं, ठंडी धारा चलेगी तो उसकी दिशा कैसी होगी, और इसकी वजह से जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी या पूर्वी भागों में क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा सूखा रहता है, कि यहाँ पे वर्षा होगी, कहाँ पे नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें किस कारण से है, इन हवाओं की वजह से ही। यानी अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो चारों तरफ से घिरी हुई क्या है, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, ये आपका देखिए उच्च वायुदाब क्षेत्र है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई, इसको बहुत ज़्यादा आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना, बस आप ये समझ लीजिए कि हाँ ये समदाब रेखाएं होती हैं। और जुलाई में जैसे उत्तरी गोलार्ध में देखिए आपका समदाब रेखाओं की दशा कैसी है। ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी ये सीधी हो जाती हैं एक निश्चित अक्षांश के बाद। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करें विषुवत रेखा के निकट जो है निम्न वायुदाब, निकट जो है वायुदाब कम होता है, यानी कि निम्न वायुदाब होता है। इसे विषुवती निम्न अवदाब क्षेत्र कहते हैं, यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर के नाम से जाना जाता है। और 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ जो होता है, कैसा होता है, उच्च वायुदाब पाए जाते हैं। ये देखिए आपका 0 से 30 क्या रहेगा, ये लो प्रेशर रहेगा। इसके बाद आपका 30 डिग्री, यहाँ पे देखिए क्या है, 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ यहाँ पे आपका क्या होगा, ये शुरुआत में लो प्रेशर इसके पास होगा 0 डिग्री पे। इसके ऊपर आपका यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर है, यहाँ भी आपका हाई प्रेशर होगा, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा उष्ण है। इक्वेटोरियल पे क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है। जैसे ही आप 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी की बात करेंगे तो ये आपका कौन सा एरिया होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण, हाई प्रेशर बेल्ट सब ट्रॉपिकल, STHP कहीं कहीं लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पुनः ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। यहाँ पे देखिए 30 से 35 में आपका क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे आपका लो प्रेशर होगा।
फिर आपका जो है जैसे आप ध्रुवों के पास आते हैं तो क्या होगा, उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों पे फिर यहाँ पे आपका लो प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, जिन्हें क्या बोलेंगे, जिन्हें सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोला जाता है। ठीक, यानी अधो या उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टियाँ कहते हैं। और ध्रुवों के निकट जैसे आप ध्रुव के पास आएंगे तो क्या होगा, वायुदाब आपका बढ़ जाता है और इसे क्या बोलते हैं, आपका पोलर हाई प्रेशर। ठीक, PHP पोलर हाई प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। तो ये सभी क्या है, वायुदाब जो पट्टियाँ हैं ये अस्थाई नहीं हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये सब क्या है, ये आपका सूर्य की किरणों के साथ साथ इन पट्टियों में विस्थापन होता रहता है। कभी कभी इनकी शिफ्टिंग आगे चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, तो इनमें जो वेरिएशन होता है वो देखने को मिलता है। तो प्रश्न आपका यहीं से बनाता है, पूछ देगा कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी किसे कहते हैं, या ध्रुवी पे पूछ लेगा कि कैसा दाब होता है, या फिर पूछ लेगा क्या ये पेटियां जो बताई जाती हैं या वायुदाब पेटियां अस्थायी होती हैं कि नहीं। तो आप क्या बताएंगे कि आपका ये वायुदाब पेटियां अस्थायी नहीं होती हैं। सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियाँ क्या होती हैं, विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियाँ दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, ये उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में क्या होती है, ये पट्टियाँ दक्षिण की ओर आती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु होगा तो ये पट्टियाँ आपका नीचे की ओर विस्थापित होंगी। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु की बात होगी तो ग्रीष्म ऋतु में ये आपका उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती हैं। जो पेटियाँ हैं इसमें खिसकाव की बात कर रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे देखिए पवनों की दिशा और वेग, इन दोनों को प्रभावित करने वाले बल। ये देखिए आपका प्रश्न जो पूछा जाएगा यहीं से आता है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, मिलेगा आराम से। तो आप जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु भिन्नता का क्या कारण है, वायु का गतिमान होना। इस क्षैतिज गतिज वायु को ही हम लोग क्या कहते हैं, पवन हो चुका है। पवनें जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, शुरुआत में आपको बताया ही था। भूतल पर धरातली विषमताओं के कारण क्या होता है, घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करती हैं। अब जैसे पवन चल रही है, आप बीच में जो है यहाँ पे आपका कोई लैंडफॉर्म आ गया, जैसे पर्वत पठार आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, पवनों में इनसे घर्षण होगा और प्रभावित होंगी। और यही वजह से आप जानते हैं कि जो आपका शीत हवाएं आती हैं, अपना हिमालय जो है इसको रोक लेता है। ठीक है, सर्द हवाएं जो आती हैं, इस वजह से जो अपना एरिया है ये बर्फबारी से बच जाता है, जो उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके साथ ही पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपका ध्यान रखना है, पवन के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक तरफ आपका क्या है, घर्षण, जो धरातली विषमता है उनका घर्षण। दूसरा क्या है कि पृथ्वी का घूर्णन भी पवन के वेग को प्रभावित करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपका बनाया गया है कि पवन के वेग या गति को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें आपका पृथ्वी का घूर्णन भी है। ठीक, पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा क्या होता है, कोरियालिस फोर्स होता है। ठीक, क्योंकि इसकी खोज कोरियालिस ने की थी, इसलिए इसका नाम कोरियालिस बल कहा गया। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभाव का परिणाम होती हैं। ठीक, आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर धरातल पर जो क्षैतिज पवनें चलती हैं, क्षैतिज वायु यानी कि पवनें चलती हैं, वो किनका परिणाम होती है, दाब प्रवणता का प्रभाव होता है, घर्षण बल हो गया और कोरियालिस बल हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, पवन की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में कोरियालिस फोर्स, पृथ्वी का घूर्णन आप कह सकते हैं, और धरातली विषमताएं या दाब प्रवणता का प्रभाव और घर्षण बल। ठीक, ये 3 प्रकार के बल हैं। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे की ओर प्रवाहित करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे जब पूछेगा चारों विकल्प, सपोज आपका चारों विकल्प आपका 1 बना दिया, 2, 3 और 4, और आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें किन प्रभावों का परिणाम होती हैं। तो ये तीनों हैं, अब दे दिया कि किनका नहीं होती है, नहीं जोड़ दिया, और इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण लगा दिया। तो आप इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट होगा। ठीक, इसको अप्रत्यक्ष रूप से आप मान सकते हैं, लेकिन ये देखिए क्या लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे की ओर प्रवाहित करता है। ठीक, क्षैतिज की बात यहाँ पे नहीं की गई है, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल ऐसे। ठीक है,
तो यहाँ पे एक एक करके देख लीजिए दाब प्रवणता का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब प्रवणता जो बल है ये आपका वायुमंडलीय दाब भिन्नता का एक बल उत्पन्न करता है और ये दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर जो है दाब प्रवणता होती है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी परिभाषा हो गई। ठीक, वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है, तो ये आपका दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की जो दर होती है उसे दाब प्रवणता कहते हैं। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हो वहाँ दाब प्रवणता अधिक होता है और जहाँ दूर होती है वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। क्लियर हुआ? तो दाब प्रवणता ये आप यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। उसके अलावा देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि घर्षण बल की। ठीक है, तो घर्षण बल आपका जो है ये पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर सर्वाधिक घर्षण होता है। ठीक, और इसका प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। ठीक, कहाँ तक होता है? 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। और समुद्री सतह पर जो है घर्षण का प्रभाव जो क्या होता है वो न्यूनतम होता है। आप ध्यान रखिएगा, घर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होगा? धरातल पर होगा। न्यूनतम कहाँ होगा? समुद्री सतह पर होगा। ठीक है, और धरातल पर कितनी ऊंचाई तक ये प्रभावी होता है? 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक, क्योंकि यहाँ पे आपका वायु का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। इसके अलावा जैसे 3 किलोमीटर ऊंचाई तक आपका 3000 मीटर ऊंचा पर्वत पठार भी तो होते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे कह रहा है कि लगभग 3000 मान के चलिए कि इतना होता ही है घर्षण बल का प्रभाव धरातली। इसके अलावा देखिए कोरियालिस बल, यहाँ से भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट होता है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पवनों की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक एक आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। ठीक, तो सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। तो कोरियालिस बल क्यों कहा जाता है पहले हमने बताया आपको। इस प्रभाव से क्या होता है, पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने की तरफ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसी को याद रखिएगा कि इसका प्रभाव क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जैसे इधर बह रही हैं तो अपने दाहिने चली आएंगी। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में, और मूल दिशा से क्या होगा, दाहिने की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। जैसे दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें चल रही हैं तो ये आपका बाईं तरफ विक्षेपित हो जाएगी। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में ये हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में आपका ये हो जाएगा बाईं तरफ। तो कोरियालिस का ध्यान रहेगा आपको, यानी आप यहाँ से एक ट्रिक भी बना सकते हैं। ठीक, के बराबर राइट आपका, ठीक, के इज इक्वल टू यानी कोरियालिस फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट, राइट अपॉन लेफ्ट। राइट यानी ऊपर है तो आप क्या समझेंगे, उत्तरी गोलार्ध, नीचे है तो आप क्या समझेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में राइट यानी कि दाहिने मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट यानी कि बाएं मुड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जब पवनों का वेग अधिक होता तब विक्षेपण भी अधिक होगा। ये भी पॉइंट आपका नोट डाउन करने योग्य है। देखिए एनसीईआरटी के हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो भी आपका यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। चूँकि ये आपका प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर उठा देखेंगे मिलेगा आपको। यहाँ पे दिया है कि जब पवन का वेग ज़्यादा होगा, तेज गति से पवन बहेगी, तो जाहिर सी बात है कि विक्षेपण भी क्या होगा, अधिक होगा। कोरियालिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपाती बढ़ता है। ठीक, कोरियालिस बल जो है, जो अक्षांश का कोण, जैसे कि अभी आपका जैसे इक्वेटर पे बात करें तो इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे तो उसी हिसाब से आपका ये समान अनुपात में कोरियालिस फोर्स भी बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित रहता है। ये देखिए आपका, ये ध्यान रखिएगा समान अनुपात वाला, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह ध्रुवों पर यानी कि पोल पे आपका कोरियालिस फोर्स मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे आपका कोरियालिस फोर्स नहीं होता है। ठीक है, कोरियालिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दाब प्रवणता का के समकोण पर, जैसे दाब प्रवणता आपका इधर काम करिए तो कोरियालिस बल आपका इसके समकोण पे 90 डिग्री पे। ठीक, दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। तो दाब प्रवणता किधर होता है, जैसे समदाब रेखाएं आपका ये हैं या इधर जा रही हैं, तो दाब प्रवणता भी आपका समकोण पे यानी कि 90 डिग्री पे रहेगा। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवनों का वेग भी उतना अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी अधिक विक्षेपित होगी। ध्यान रखिएगा।
कि दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट आप इसे कहते हैं पीजी, दाब प्रवणता मैक्सिमम होगी तो आपका जो पवनों का वेग, ठीक, यानी कि स्पीड ऑफ विंड, ठीक, या आप विंड स्पीड कर लें, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उतना ही जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ विंड यानी DW, ये भी क्या होगा, उतना ही विक्षेपित होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवनों की दिशा, और ये आपका स्पीड, और ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट, तीनों एक दूसरे के समानुपाती आप कह सकते हैं, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और तीसरा भी बढ़ेगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। जो लो प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे पवनें चारों ओर क्यों बहती हैं, यानी कि इसके चारों ओर समदाब रेखाएं क्यों रहती हैं? कारण यही है कि ये जो दो बल होते हैं तो ये समकोण पे काम करते हैं और इसी वजह से इसी के आसपास बहती हैं। विषुवतीय वृत्त पर कोरियालिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है। जो लो प्रेशर बेल्ट है तो बहुत ज़्यादा गहन नहीं होता है, बहुत सघन नहीं होता, बल्कि गहन होने के बजाय वो कंप्लीट हो जाता है। यही कारण है कि विषुवतीय वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखिए। तो इसका एक रीज़न मेन यही है क्योंकि आपका 0 डिग्री पे कोरियालिस फोर्स काम नहीं करता है या अनुपस्थित रहता है, ठीक है। डायरेक्ट उत्तर आप यही बताएंगे। जब कोरियालिस फोर्स रहेगा नहीं तो चक्रवाती दशा की बात ही नहीं होगी, जो जिधर जा रहा है उधर जाएगा अपना। वायुदाब और पवनों की बात करें तो पवन का वेग और उसकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम होती हैं। कोरियालिस फोर्स जो आपने देखा दाब प्रवणता बल का भी परिणाम है, घर्षण बल का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियालिस बल से नियंत्रित होती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में जो पवनें होती हैं इनका दो बलों से नाता होता है, एक आपका दाब प्रवणता से, प्रेशर ग्रेडियंट से, दूसरा आपका कोरियालिस फोर्स से। जब समदाब रेखाएं सीधी होती हैं तो घर्षण का प्रभाव नहीं होता है, तो दाब क्या होगा, दाब प्रवणता बल जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ठीक, ये आपका दाब प्रवणता बल कोरियालिस बल से संतुलित हो जाता है। जब ये स्थिति कब होती है, जब समदाब रेखाएं सीधी हों, ठीक। और जब समदाब रेखाएं क्या हैं, और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं और ये पवनें क्या होती हैं, जियोस्ट्रॉफिक पवनों के नाम से जाना जाता है। देखिए जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है, ये प्रश्न में कई बार पूछा जाता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि जब समदाब रेखाएं सीधी हों, ठीक, तो क्या होगा, कोई घर्षण काम नहीं करेगा। तो इस समय क्या होता है कि दाब प्रवणता बल और कोरियालिस बल एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और फिर जब बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, पवनें जो है समदाब रेखाएं जो आपकी हैं इनके समानांतर ही ये प्रवाहित होने लगती हैं और यही आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड कही जाती हैं, ठीक। फिगर आपका 10.4 है और यही आपका नीचे फिगर भी दिया है। यहाँ पर देखिए पूरा दिखाया गया है इन्होंने। सी आपका क्या प्रदर्शित कर रहा है, कोरियालिस फोर्स को, बी आपका भूविक्षेपी पवन को, और पीएच आपका प्रेशर क्षैतिज, पीएच जो लिखा है ये प्रेशर या हॉरिजेंटल करके, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट ये हॉरिजेंटल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति है और ये आपका उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है। तो यहाँ पे ये तीर से आप समझ लीजिए और ये आपका भूविक्षेपी पवन है। दोनों एक में भी परिवर्तन, अब दोनों क्या किए, बैलेंस कर लिए हैं। तो जो आपकी ये पवन प्रवाह है क्षैतिज वाली, इसी को आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। अब देखिए 708 4 मिलीबार है, ये 708 है, ठीक, इसी के बीच आपका ये पवन प्रवाहित हो रही है। निम्न दाब क्षेत्रों के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा। उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती है। साड़ी आपको नीचे एक दी गई है। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न और उच्च यानी लो और हाई प्रेशर जो है ये उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण, ठीक,
ऊंचाई पर परिसंचरण मतलब वही चलने पवनों की गति ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जो लो प्रेशर या हाई प्रेशर है तो इसके वजह से इसके चारों ओर जो पवनों का परिसंचरण होता है, ठीक, पवनों का सर्कुलेशन होता है, ये ऊंचाई पर जो पवनों का सर्कुलेशन होता है उसी से रिलेट करता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु क्या होती है, अभिसरित होगी, क्या होगी, नीचे आएगी। जैसे आपका सपोज इक्वेटर पे क्या होता है, लो प्रेशर है तो ऊपर से यहाँ पे अभिसरण होगा, ठीक है, अभिसरित होंगी। जैसे ही अभिसरण होगा क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, फिर ये आपका यह गर्म हो जाएंगी तो ऊपर उड़ जाएंगी। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा, ठीक, और धरातल पर ये अपसारित होंगी। जो हाई प्रेशर बेल्ट होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ इनका अवतलन होगा और धरातल पर ये फैल जाएंगी। अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ और वातागर के सहारे ऊपर उठती हैं, ठीक। तो इक्वेटर पे जैसे मान लीजिए कि आपका लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो की ओर हवाएं चलती हैं। यहाँ पे मान लीजिए इनका ये हवाएं नीचे आई तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये गर्म होंगी और फिर ये आपका ऊपर उठेंगी और ऊपर ये संवहन धाराओं के रूप में उठती हैं। या पर्वत हो गया उसके सहारे जाएंगी या वाताग्र हो गया उसके सहारे उठेंगी, ठीक है। जो बादल बनने और वर्षण के लिए ज़रूरी हैं तो संवहनी वर्षा जो आपका इक्वेटर पे होता है इसी वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक तरफ दिया दाब पद्धति, दूसरी तरफ केंद्र में दाब है, कैसा रहेगा, और पवन की दिशा का प्रारूप। चक्रवात में केंद्र में दाब क्या होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक, जो पवनों का दिशा होगी क्या होगी, चलिए यहाँ पे आप घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, आपका यहाँ पे रहता है, इधर से इधर चलती है, ठीक, घड़ी की दिशा ऐसे है ना। तो यही कह रहा है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, सुई की दिशा के विपरीत यानी कि आपका इधर। तो जो हवाओं का चक्रवात में जो निम्न वायु दाब होता है बीच में, ठीक है, केंद्र में दाब क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो जब लो प्रेशर होगा तो जो हवाएं हैं बाहर से क्या होंगी, अंदर की ओर चलेंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप हवाएं चलती हैं। प्रतिचक्रवात की बात करें तो प्रतिचक्रवात में जो प्रेशर होता है केंद्र में वो आपका हाई प्रेशर होता है, ठीक। तो जब हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर से लो की ओर हवाएं चलेंगी, तो यहाँ से अंदर से केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलेंगी, ठीक। तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, तो ये आपका घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चक्रवात था उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे आपका जब प्रतिचक्रवात की बात की जाएगी तो घड़ी की सुई की दिशा में, और आपका दक्षिणी गोलार्ध में यही बात करें पवन की जो दिशा होगी कैसी होगी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होगी, यानी कि आपका ये वाली दिशा होगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। इसमें आपका पोलर सेल है और आपका हेडली सेल है, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। और इसी से मैक्सिमम चीज़ें आपका यहाँ पे पूछा जाता है। फिर आपका मौसमी पवने हो जाएगा और उसके बाद जलीय समीर, स्थलीय समीर एक बार आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हम लोग करेंगे कल, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो गया, तड़ित झंझा टार्नेडो की भी बात हो जाएगी। वाटर स्प्राउट देखिए पीजीटी में आपका यही पूछा था। टार्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में होते हैं और समुद्र पर टार्नेडो को क्या बोला जाता है, वाटर स्प्राउट बोला जाता है। तो ये सब यहाँ पे आपका है। इसके बाद देखिए प्रश्न है, यानी कि कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही। इसके अलावा जैसे कि आप लोग जो एप्लीकेशन हमने बताया कि GS बाई दिवाकर सर करके ये आपका ऐप है प्ले स्टोर पे,
ठीक है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको सीरियल से मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ हमने यूजीसी नेट 2019 का ज्योग्राफी का साल है 2020 भी अपलोड कर दिया है। और आपका अलग से एक हमने क्रिएट कर दिया उसमें कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं, जैसे एनबीएस का आप रिपीट कर लीजिएगा कि जो केबीएस देने जा रहे हैं, ठीक है। तो एनबीएस उसमें है, डीएसएसबी का भी साल उसमें है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और भी साल उसमें ऐड कर दिया है हमने, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। यूपीएससी का भी साल हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और आप सभी लोगों को शेयर भी कर दें ऐप, और उस पर रेटिंग वगैरह भी दे दिया करिए अगर आपको लगे कि अच्छा है, क्योंकि अभी देखिए उस पर कोर्सेज और जो पेड कोर्सेज हैं वो क्रिएट नहीं किए गए हैं, ठीक। तो अभी आप लोगों को उस पर टोटल फ्री कोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे। और जो आप लोगों का पेड बैच चल रहा है जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, अभी फ़िलहाल ये ऐसे ही चलेगा। तो आई थिंक 15 फेब के बाद, ठीक, 15 फरवरी से आप लोगों का चैनल पे जो ऐप है इस पर डायरेक्ट लाइव कर दिया जाएगा, ठीक। क्योंकि सेटअप पूरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा नई चीज़ें करने के लिए कुछ सीखना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा हम भी पहले सीख लें, फिर उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन पे कोर्स क्रिएट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जैसे टेस्ट जो रहता है जो हम पीडीएफ के थ्रू देते हैं, तो पीडीएफ के अलावा जैसे उस पे ऐप पे आपका पीडीएफ के थ्रू भी अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जैसे जो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ठीक, या जो नेट का एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन ही होगा, तो जैसे ऑनलाइन में आपका विकल्प रहता है सेम वैसे भी आपका यहाँ पे टेस्ट क्रिएट किया जाएगा, ठीक, जिससे आपको पूरा फील आए कि आप लाइव टेस्ट दे रहे हैं या ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। और यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी भी दिखाई जाएगी, आपके स्कोर भी देखेंगे, ठीक। तो सारा चीज़ यहाँ पे मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो अपने मित्रों तक शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।